गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकेंड महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीए होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फूड्स एंड न्यूट्रिशन, आहार और पोषण विज्ञान के अंतर्गत आज जिस विषय को हम पढ़ेंगे वो है फैट्स यानी कि वसा। वसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। हमने पहले कौन कौन से पोषक तत्व पढ़े हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट सीरीज़ में आते हैं? पहला कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन, इन दो के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तीसरा जो आ जाता है वो आता है फैट्स यानी कि वसा। आप नाम से देख रहे हैं फैट्स, वसा। फैट्स से परिचित है। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स जैसे कि तेल, घी, मक्खन, ये सब जो भी चीज़ें हम आहार में ले रहे हैं वो सब वसा के अंतर्गत आते हैं, वसा की श्रेणी में आते हैं। और हमारे पोषक तत्व, हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या फैट हो। फैट यानी कि वसा। अब देखिए वसा के आज के इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसमें मुख्य रूप से वसा के बारे में एक जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से उसकी संरचना होती है, किससे वो बने हुए होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि वसा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की श्रेणियां कौन सी हैं, यानी कि कैटेगराइजेशन ऑफ फैट्स। तीसरा हम पढ़ेंगे कि दैनिक आवश्यकता क्या होती है वसा की एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए या विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं में। और चौथा जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ इस क्लास में हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो क्या चीज़ ज़रूरी हो जाएगी, जो प्रमुख चीज़ें हैं उन्हीं को हम इस क्लास में टच करेंगे और इसके बाद सेकेंड क्लास और लेंगे जिसमें कि प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखें फैट्स यानी कि वसा। वसा किससे बने हुए हैं, क्या है उसका कंपोनेंट, क्या है, किस चीज़ से वो बने हुए हैं। तो आप देख रहे हो कि फैटी एसिड, इसको हिंदी में हम कहते हैं वसीय अम्ल। वसीय अम्ल क्या होता है? वसीय अम्ल वसा की सरलतम इकाई है। जैसे प्रोटीन की सरलतम इकाई हमने पढ़ी थी, क्या होती है? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। बिल्कुल उसी प्रकार से वसा की इकाई कौन सी है? वसीय अम्ल, फैटी एसिड। अब क्या है वसीय अम्ल या फैटी एसिड? पहली बात तो एक जो प्रमुख रूप से याद रखने वाली चीज़ है कि फैट्स का सरल कंपोनेंट, वसा का सरल भाग, सरल रूप जिसमें वो विभक्त होता है, वो क्या है? ये प्रश्न पूछा जाता है। वो है वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड। और एक चीज़ है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? वसा का ही क्या कहें कि उसका टूट के विभक्त होके बनने वाला एक यौगिक है। यहाँ पे आप इसका रासायनिक सूत्र देख रहे हो, C3H5OH3। कार्बन के 3 अणु, हाइड्रोजन के 5 अणु और OH होता है अल्कोहल का ग्रुप, उसके 3 अणु। तो इस प्रकार से ये 3 अणु हो रहे हैं, इसीलिए इसे हम ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हैं। ट्राई यानी कि 3 कंपोनेंट्स। यहाँ पे आप देखो, जब एक फैट मॉलिक्यूल होता है, उस एक फैट मॉलिक्यूल या वसा के अणु में 4 प्रमुख यौगिक होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। 3 तो होते हैं फैटी एसिड और एक होता है अल्कोहल। फैटी एसिड यानी कि 3 वसीय अम्ल होते हैं और एक समूह लगा होता है अल्कोहल का। तो बहुत ज़्यादा इसकी रासायनिक संरचना में बीए के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड है, इसलिए हमने एक बहुत सरसरी दृष्टि से इसकी संरचना को समझा है। ज़्यादा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके अंदर इसकी संरचना में हम नहीं जाएंगे। फिर आप देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये किसका है? ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है यही जो अभी हमने बात की कि फैट्स की एक सरल इकाई है जिसके रूप में शरीर में ये अवशोषित होता है। अब ग्लिसरॉल का ये आप देख रहे हो फॉर्मूला, हम कह रहे हैं C3H5, तो कार्बन के 3 अणु हैं, हाइड्रोजन के 5 अणु हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और OH के 3 अणु हैं, 1 2 3। तो ये क्या हो गया? ये ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र हो गया ये। और फिर फैटी एसिड वसीय अम्ल का क्या हुआ? ये देखो आप, 3 अणु हैं, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं ट्राइग्लिसराइड। कहाँ? यहाँ पे आप लिख रही हूँ मैं, देखिए आप इसे ट्राइग्लिसराइड, इसको कट कर दें, ट्राई प्लस ग्लिसराइड। ग्लिसराइड
यहाँ से कट करें तो ट्राई प्लस ग्लिसराइड, ट्राई यानी कि 3, ग्लिसराइड यानी कि ग्लिसरॉल की इकाई यानी कि वसा की इकाई। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, एक रासायनिक सूत्र है जो आपको आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। वसीय अम्ल 2 तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है असेंशियल, एक होता है नॉन असेंशियल वसीय अम्ल। असेंशियल वसीय अम्ल यानी कि आवश्यक वसीय अम्ल, एसेंशियल फैटी एसिड कहेंगे इंग्लिश में, आवश्यक वसीय अम्ल हिंदी में कहेंगे। आवश्यक वसीय अम्ल से क्या तात्पर्य है? आवश्यक वसीय अम्ल वो है जो हमारे शरीर में जिसका उत्पादन नहीं हो रहा और इसीलिए हमें आहार में उसे लेना आवश्यक है। तो इसके उदाहरण देखिए, ये भी प्रश्न आता है। एसेंशियल फैटी एसिड के 2 एग्जाम्पल दीजिए, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ये दोनों इसके उदाहरण हैं। अब होता है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब जब हम कह रहे हैं नॉन एसेंशियल यानी कि अनावश्यक, अनावश्यक का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली उसकी ज़रूरत है और इसीलिए उसको हम पढ़ रहे हैं, उसका शरीर में बहुत ज़्यादा महत्व है। नॉन एसेंशियल इसको टर्म इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये आहार में हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वसा का फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तब इसका निर्माण हो जाता है। फैट का मेटाबॉलिज्म जब ये विभक्त होता है और आगे प्रोडक्ट्स में बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसके साथ कुछ और यौगिक बनते हैं, तब क्या बन जाता है? तब ये नॉन एसेंशियल फैटी एसिड बन जाते हैं, अनावश्यक वसीय अम्ल बन जाते हैं और इसीलिए इन्हें आहार स्रोतों से लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसका उदाहरण देखें हम, पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, ये तीनों एग्जाम्पल हम अनावश्यक वसीय अम्लों के अंतर्गत देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 और वसीय अम्ल हैं, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त, आपको ये दोनों टर्म्स हिंदी और इंग्लिश की पता होनी चाहिए। तो सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त और अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त। संतृप्त यानी कि सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड क्या है? ये कार्बन की वैलेंसीज यहाँ पे सेटिस्फाइड है, कोई भी खाली नहीं छूट रहा है, इसीलिए इसे हमने कह दिया सैचुरेटेड या संतृप्त वसीय अम्ल। उदाहरण क्या हो सकता है इसका? घी, मक्खन, जो भी चीज़ सॉलिड रह रही है या ठोस रह रही है वो इस श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगी। ये हो गए सैचुरेटेड या संतृप्त वसीय अम्ल। सेकंड आ जाता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त, यानी कि जिसमें एक, मान लीजिए ये हट जाए, खाली रह गया, तो ये असंतृप्त हो जाएगा। खाली है तो क्या होगा? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो क्या होगा? ये किसी के साथ क्रिया करने के लिए स्वाभाविक रहेगा, अग्रसर रहेगा, तो इसीलिए ये इसे अनसैचुरेटेड कहा गया है। ठीक है, मूफा एंड पूफा ये 2 उदाहरण हैं अनसैचुरेटेड के वसीय अम्लों के। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अंग्रेज़ी में ही नाम है इसका, हिंदी में नाम नहीं है। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली वसा की संरचना को समझ लिया। अब वसा की संरचना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं इसकी श्रेणियों या प्रकारों के बारे में। श्रेणियां हम देखो 3 श्रेणियों में हम वसा को विभक्त कर सकते हैं। कौन सी? नंबर 1 है सिंपल, नंबर 2 है कंपाउंड और नंबर 3 है डिराइव्ड। सिंपल हिंदी में क्या कहेंगे? सरल। कंपाउंड यानी कि यौगिक। डिराइव किसी से प्राप्त हो रहे हैं तो व्युत्पादित। ठीक है, अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले सिंपल फैटी एसिड वो है, सिंपल साधारण या सरल वसीय अम्ल वो है जो कि जब विभक्त होता है तो हमें क्या मिलता है? ट्राइग्लिसराइड मिलता है। सिंपल सा वसीय अम्ल मिल जाता है जो जिससे ये बना हुआ है वसा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, वही हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया सिंपल, सरल, और कुछ मिलावट नहीं है इसमें। उदाहरण
ट्राइग्लिसराइड, वैक्सेस यानी कि मोम, ये इस श्रेणी के अंदर एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब आप दूसरा देखो कंपाउंड यानी कि यौगिक से हमें नाम से ही स्पष्ट क्या हो रहा है कि इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है यानी कि साथ में इसके कनेक्टेड है कोई चीज़। अब वो क्या हो सकती है कनेक्टेड? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड या ऑर्गेनिक लिपिड या लाइपोप्रोटीन कह सकते हैं। हाँ, लाइपोप्रोटीन है ये। अच्छा, इसको एक एक करके हम समझते हैं। कंपाउंड है, यौगिक है, तो इसमें वसीय अम्ल तो है ही है। वसीय अम्ल सिंपल, क्योंकि फैट है, वसा का ही कंपोनेंट है, तो वसा का वसीय अम्ल तो ये अवयव तो इसमें है ही। एक्स्ट्रा चीज़ क्या होगी? कोई और ऑर्गेनिक कंपोनेंट, कोई भी हो सकता है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इसके अंदर नाइट्रोजन लगी हो सकती है, इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड लगा हो सकता है, इसके अंदर ग्लाइकोजन लगा हो सकता है, या इसके अंदर प्रोटीन लगा हो सकता है। उसके आधार पे क्या बन जाएगा? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड या लाइपोप्रोटीन, तीनों इसी के उदाहरण हो जाएंगे। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड एंड लिपिड। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। लाइपोप्रोटीन यानी कि लाइपोलिपिड के लिए है, प्रोटीन के लिए है। तो जब कोई प्रोटीन नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है इससे, तो ये लाइपोप्रोटीन हो गया। ठीक है, ये पहला हो गया, सिंपल पढ़ लिया हमने, और कंपाउंड यानी कि यौगिक भी पढ़ लिया। तीसरी श्रेणी आ जाएगी डिराइव्ड यानी कि जो हमें किसी से प्राप्त हो रहा है। डिराइव्ड से क्या मतलब है? ये वाले दोनों जो प्रकार हैं वसा के, जब ये किसी क्रिया के अंडरगो होंगे, यानी कि कोई क्रिया होगी इनके साथ, तो हमको कोई और XYZ कंपाउंड मिल सकता है। उसको हम किस श्रेणी में डालेंगे? उसको हम डिराइव्ड या व्युत्पादित श्रेणी में डालेंगे। ये ऐसा वसा है जो इन दोनों के विभक्त होने पे या कोई उपापचय की क्रिया के उपरांत हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा डिराइव्ड का? जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन हैं वो डिराइव्ड हैं। डिराइव्ड यानी कि व्युत्पादित हैं, जैसे कि विटामिन A, D, E के। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ये हो गए वसा की संरचना। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे आ जाए हम। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण वसा की प्रॉपर्टी को जब हम देख रहे हैं ना, तो आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है। वसा में क्या होना चाहिए? हम कोई भी तेल, घी या इस प्रकार की चीज़ों को छूते हैं तो क्या लगता है हमें? वो चिकने लगते हैं। तो पहला तो वो दे आर ग्रीसी इन टच, छूने पे चिकने लगते हैं। फिर क्या होता है? ये जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि अगर आप वसा को पानी में डालेंगे, तेल की कुछ बूंदें आपने पानी में डाली और उसको मिक्स किया, तो क्या करेंगे? वो उस पानी में मिक्स नहीं हो जाएगा, बल्कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाएगा। उसका भी टर्म है एक, इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। एक्सप्लेन करूँगी ये, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, वसा के गुण पढ़ेंगे, तो इन सब टर्म्स को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल इतना समझना आवश्यक है कि जल में ये अघुलनशील होते हैं, इसीलिए इमल्सिफिकेशन इस प्रक्रिया को कहते हैं जो छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं। अब उसका पाचन में और अवशोषण में अपना महत्व है, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। फिर ये सॉल्वेंट्स में घुलनशील होते हैं, जल में नहीं घुलते, लेकिन कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, इसके अंदर ये घुल जाते हैं। पेट्रोलियम है, उसके अंदर घुलनशील हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, विटामिन, ये जो वसा है, फैट है, इस टर्म को कॉइन किया था ब्लूर नामक वैज्ञानिक ने। ये भी एक प्रश्न है जो कि पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कि कौन वैज्ञानिक है जिसने वसा नाम दिया है, उसकी खोज किसने दी थी। ठीक है, तो ये टर्म दी थी ब्लूर ने। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ जाननी ज़रूरी है वसा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये हमारे शरीर में कितना प्रतिशत है? 10 से 15% शारीरिक भार का। तो अगर किसी का फॉर एग्ज़ाम्पल 60 किलो है, तो उसका 6 से लेके 8 kg उसका बॉडी वेट, फैट कंसिस्टेंसी होगी, उसकी फैट कंटेंट होगा या वसा का कंटेंट होगा, भार होगा। तो ये प्रमुख चीज़ें थी जो हमने देखी, समझी।
कुछ और चीज़ और समझनी ज़रूरी है कि वसा भी हमको ऊर्जा देने का काम करता है। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा दे रहा था और ज़रूरत पड़ने पे प्रोटीन भी ऊर्जा दे रहा था, वैसे ही वसा भी ऊर्जा देने का काम कर रहा है। और कितनी ऊर्जा दे रहा है वसा? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी कि वसा का 1 ग्राम जब जल रहा है, बर्न हो रहा है, तो वो हमें 9 कैलोरी ऊर्जा एनर्जी दे रहा है। और इसीलिए ये और जबकि कार्बोहाइड्रेट होता है तो 4 कैलोरी देता है, या प्रोटीन है वो भी 4 कैलोरीज पर किलो कैलोरीज की इकाई है, और पर ग्राम, यानी कि प्रोटीन का 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी दे रहा है, लेकिन वसा का उसके दुगने से भी ज़्यादा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहा है। तो जब आप वसा खा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपको एनर्जी ज़्यादा, ऊर्जा ज़्यादा मिल रही है, और वो शरीर में, उसके पाचन में भी समय लगता है, इसीलिए वो शरीर में अधिक समय तक स्टमक में रहता है, आमाशय में रहता है। पाचन में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पाचन आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। इसलिए जब आप सामान्य रोटी सब्ज़ी खाते हैं तो वो लाइट रहता है, लेकिन अगर पूड़ी पकौड़ी इस प्रकार की हाई फैटी एसिड वाली चीज़ें खा रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा ऊर्जा देगी, पेट आपका ज़्यादा टाइम भरा रहता है। एक इम्पॉर्टेंट काम वसा जो कर रहा है, इंसुलेशन यानी कि शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, शरीर के अंगों को सुरक्षा कर देना। तो जो जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो उनके बाहर वसा की परत रहती है, और जितना भी एक्स्ट्रा वसा होता है, जितना शरीर को यूटिलाइज़ करना होता है, यूज़ करना होता है, वो यूज़ करता है। और एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी स्टोर होती है वसा के रूप में, वो कैसे स्टोर होती है? एडिपोज टिश्यू के रूप में हमारी मांसपेशियों के नीचे, ऑर्गन्स के नीचे फैट के रूप में जमा हो जाती है। तो शरीर को इंसुलेशन यानी कि गर्मी में सर्दी में बचाने का काम भी करता है। पैडिंग जो शरीर के ऑर्गन्स को सुरक्षा देता है। एक सैटिस्फैक्टरी वैल्यू की बात मैंने अभी करी आपसे कि सैटिस्फैक्टरी वैल्यू हमें संतृप्त करने की जो क्षमता है वो वसा में अधिक है। आप लंबे समय तक हैवी फुल फील करते हैं। और एक है कैरियर ऑफ विटामिन्स। विटामिन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। ये चारों जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं उनको कैरी करके उनके अवशोषण का और उनके उपभोग का, यूटिलाइजेशन का काम वसा की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो ये आज हमने ये जो पहली क्लास वसा की थी, एक और ऑलरेडी हो चुकी है, ये इस वसा की सेकंड क्लास है। और इस सेकंड क्लास में हमने वसा के पूरे स्ट्रक्चर को और उसके पूरे कुछ प्रॉपर्टीज़ को, उसकी संरचना को और उसके प्रकारों को समझ लिया है। एक और पॉइंट रह गया है जिसमें कि है आरडीए यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। हर रोज़ किसी व्यक्ति को कितना वसा लेना चाहिए। तो एक जनरल जो आप देख रहे हो 20 से 25 ग्राम प्रतिदिन। तो महिलाओं के लिए 20 है, बच्चों के, महिलाओं पुरुषों दोनों के लिए 20 ग्राम प्रतिदिन आवश्यकता है वसा की, और 25 ग्राम बच्चों के लिए है, क्योंकि वो उनका ग्रोथ है और थोड़ा फैट डिपोजिशन होता है बच्चों के मसल्स में। और गर्भावस्था, प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में ये मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि गर्भवती महिला के लिए और जो दुग्धावस्था में महिला है उसके लिए ये 30 से 45 ग्राम प्रतिदिन रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है वसा की। तो अर्थात इसको आप समझो, एक टीस्पून कितना होता है? टीस्पून यानी कि एक छोटा सा चम्मच जो होता है ना, जो अपन चाय पत्ती का चम्मच कहते हैं, चाय का चम्मच, तो वो 1 टीस्पून होता है 5 ग्राम। तो अगर आप इसको देखो 20 यानी कि 4 टीस्पून ही वसा आप पूरे दिन में आपको कंज्यूम करने की ज़रूरत है, उपभोग करने की ज़रूरत है। चाहे 4 छोटे चम्मच, अब चाहे घी ले लो, तेल ले लो या मक्खन ले लो, टोटल 4 चम्मच, छोटे चम्मच। ठीक है, तो ये वसा की स्ट्रक्चर को और इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा। उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी और अच्छे से। अगली क्लास में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।